हे गाइस, मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जुलाई 8 2020 के कुछ करंट अफेयर के बारे में बातें करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है आर्मी पुल बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइट एंड पीएलए टू मूव आउट। इंडियन आर्मी ने भी कुछ अपने कदम पीछे खींचे हैं, पीपुल लिबरेशन आर्मी ने भी अपने कुछ कदम पीछे खींचे हैं। जैसा कि मैं कल बात कर रहा था फिंगर 4 फिंगर 8 पैंगोंग सो के बारे में, जिसमें क्या है कि इंडियन आर्मी फिंगर 4 पॉइंट तक पेट्रोलिंग करती है और चाइनीज़ आर्मी फिंगर पॉइंट 8 तक पेट्रोलिंग करती है। ये स्टैंड ऑफ से पहले की बात है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टू लाइन ड्रॉ हो रही है और बीच में जो जगह है वो बफर जोन हो जाता है। इसी तरह से जब इंडियन आर्मी और पीपुल लिबरेशन आर्मी ने जब आज गलवान क्लैश के पास पुल बैक किया है तो वहाँ पे एक बीच में बफर जोन बन गया है। और जैसा कि हमारे जून 30 कॉप कमांडर लेवल की टॉक और एग्रीमेंट जो हुई थी उसमें ये हुआ था कि जैसे इंडियन आर्मी और पीपुल लिबरेशन आर्मी पुल बैक करेंगे उसके बाद जो बफर जोन बनेगा उसमें इंडियन आर्मी अगले 30 दिन तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। बट ये एक इशू है क्योंकि पेट्रोल पॉइंट 14 जो गलवान क्लैश साइट के पास जहाँ पे क्लैश हुआ था वहाँ पे इंडिया ने रोड बिल्ड किया है और उसी जगह से कुछ पहले इंडियन आर्मी अपने कैंप लगाए हुए हैं। वहाँ के बाद वो फुट पेट्रोलिंग करते हैं। और मोराटेरियम का जो अगर हम बात देखें कि जैसे जो रोक लगाई गई है पेट्रोलिंग पे, उस चीज़ की बात देखिए तो हम लोग 30 डे वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे तो ऐसा डील हुआ ही नहीं कि चाइनीज़ लोग भी पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। तो ये एक सीरियस कंसर्न है कि अगर हम 30 डे पेट्रोलिंग नहीं करते हैं तो मे बी चाइनीज़ आर्मी आकर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना दे, कुछ डेवलपमेंट कर दें, तो एक और कहीं ये बफर जोन परमानेंट अरेंजमेंट नहीं बन जाए। तो इसमें क्या होगा कि इंडियन ने कुछ अपने जो स्पेस हैं, कुछ जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसे एक वर्चुअली हम लोग लूज कर चुके होंगे। बट ये चाइनीज़ के पास भी नहीं है और इंडियन के पास भी नहीं होगा। तो ये एक वर्चुअली लूजमेंट हो जाएगा। तो इस इशू को इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए। और जहाँ तक चाइनीज़ की बात करें तो उन्होंने भी अपने आर्मीज़ को थिन करना शुरू कर दिया है कुछ हॉट स्प्रिंग के एरिया में, गोयरा के एरिया में। और मेनली ये एक्सपर्ट के हिसाब से माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट मूवमेंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो जो डिसंगेजमेंट है पैंगोंग सो की, वो भी कुछ हुआ है बट वो बहुत मिनिस्कुल मैनर में है, मतलब बहुत ही कम स्तर पे हुआ है। इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पैंगोंग सो लेक है वहाँ पे कोई भी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। जो माउंटेन की पीक है उसी तरह से उसी के बेसिस पे हमने अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया है। और जब हम लोग इमेज में देखेंगे तो क्या हुआ है, इंडियन जो सोल्जर्स लोग हैं जो बोट के द्वारा उस लेक पे पेट्रोलिंग करते हैं और चाइनीज़ भी पेट्रोलिंग करते हैं बोट के द्वारा, तो दोनों का बिल्कुल फेस ऑफ हो गया था। दोनों एकदम इतने नज़दीक आ गए थे कि नेक्स्ट अगर स्टेप बढ़ाएं तो चाइनीज़ इंडियन शिप पे आ सकते हैं, इंडियन चाइनीज़ के से बोट पे जा सकते हैं, इतने नज़दीक आ गए थे। तो अभी जो स्थिति है उसमें पैंगोंग सो में कुछ दूरी लाई गई है, कुछ म्यूनिसिपल मैनर में कुछ थोड़ा सा डिसंगेजमेंट वहाँ पे भी हुआ है। गलवान वैली की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ अब बस मात्र जो हैबिट डिप्लॉयमेंट थी अब उसमें सिर्फ 30 पीपुल ही डिप्लॉय हैं दोनों साइड से, ना कि सिर्फ इंडिया साइड से। और दोनों साइड जो 30 पीपुल डिप्लॉय हैं उनकी जो डिस्टेंस है बीच में वो 3.5 किलोमीटर टू अराउंड 4 किलोमीटर है। ये तो सारी बातें हो गई डिसंगेजमेंट की। बट प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर डिसंगेज हो रही है तो बढ़िया बात है कि हमने पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया। बट प्रॉब्लम लाइज, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले क्लेम किया था कि इंटायर गलवान वैली जो है वो उनका हिस्सा है। और जहाँ तक हम कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि गलवान वैली हमारा है। बट मैं ये समझ सकता हूँ या आप भी ये समझ सकते हैं कि इंडियन को क्लेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेगुलरली क्लेम करें कि वो एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि मे बी आपका पास ये एरिया पहले नहीं होगा और आज आप क्लेम कर रहे हैं। और जहाँ तक चाइनीज़ की बात है वो पहले क्लेम नहीं करते थे और लेटेस्ट में उन्होंने क्लेम किया है कि पूरा गलवान वैली उनका है। और यही क्वेश्चन उठाया गया है कांग्रेस के तरफ से कि जो डिसंगेजमेंट है ये बहुत बड़ी वेलकम मूव है, कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है। बट कांग्रेस पार्टी का भी सवाल उठाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सवाल पूछना सही है कि ठीक है हम डिसंगेजमेंट कर रहे हैं बट व्हाट अबाउट द स्टेटस क्वा, उसके बारे में इंडियन
इंडियन आर्मी तो हम नहीं कह सकते, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि मेन डिप्लोमेटिक लेवल पे इस चीज़ को बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहीं भी स्टेटस क्वा की बात को मेंशन नहीं किया है। और कल का अगर हम लोग चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज किया था उसमें भी उन्होंने कहीं एलएसी शब्द का उपयोग नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें लग रही है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। और मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, मेनली इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे अराउंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें बीआरओ ने लगभग 75% कंस्ट्रक्शन कर लिया है 61 इंडो चाइनीज बॉर्डर रोड में आईसीबीआर पे। आज का दूसरा करंट अफेयर है यूएस स्टांस ऑन CAA TSA अनचेंज्ड, काउंटरिंग अमेरिकाज एड्रेसेस थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसमें क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने कुछ समय पहले स्टेटमेंट जो रिलीज किया था उसे मैं पढ़ के बताता हूँ। बी अर्ज आवर ऑल एलाइज एंड पार्टनर टू फॉरगो द ट्रांजैक्शन विद द रसिया दैट रिस्क द ट्रिगरिंग द सैंक्शन अंडर द CAA TSA। वो यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पार्टनर हैं, अलाइज हैं, वो रसिया के साथ जो भी ट्रांजैक्शन जो भी डील कर रहे हैं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएं, वरना हमारे तरफ से आपके देश में सैंक्शन लगाया जा रहा है। डिस्पाइट कि ये इंडियन को भी लेकर बोला जा रहा है, डिस्पाइट कि ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट अभी हो गया जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। फिर भी यूएस का ये मैसेज अनचेंज्ड है। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिया था कि हमारे अलाइज को मैं बता रहा हूँ कि आप रसिया के साथ डील नहीं करें वरना मैं सैंक्शन लगा दूंगा, मतलब हम सैंक्शन लगा देंगे। फिर भी इस समय भी इस टेंशन के माहौल में भी यूएस का जो स्टांस है इंडिया और बाकी देशों पे चेंज नहीं हुआ है कि हम अभी भी सैंक्शन लगा सकते हैं। ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है अभी दिया गया है, और 2019 में भी ये स्टेटमेंट इसी टाइप का दिया गया था। वो बेसिकली था कि जो हम इंडिया और रसिया के बीच में जो डील हुआ था S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर, उसी के समय यूएस ने एक बार पहले भी कहा था कि हम सैंक्शन लगा देंगे इफ इंडिया और अदर कंट्री परचेज करती है या कोई ट्रांजैक्शन करती है रसिया से। CBSE रिड्यूस सिलेबस बाय 30%, ये क्लास 9 से क्लास 12 के लिए है। इसमें क्या है, कोर कॉन्सेप्ट को रिटेन किया गया है और कुछ कुछ जो साइड पार्ट हैं उसे कुछ कुछ हटाए गए हैं। जैसे अगर हम क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट की बात करें तो उसमें कुछ इवोल्यूशन के टर्म को हटाया गया है, जैसे लेमार्क थ्योरी को हटाया गया है। और 11th की बात करें तो उसमें फंक्शनिंग ऑफ आई को हटाया गया है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग चीज़ को हटाया गया है। ये हमारे HRD मिनिस्टर ने हमें बताया, जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। और CBSE ने भी टीचर और प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनको बताया गया है कि अगले टॉपिक को समझने में जो चीज़ को हटाया गया है आप उसे भी समझा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक को कनेक्ट करेगा। बट अगर हमने हटा दिया है उस चीज़ को तो वो हमारे इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन हमने सारे कुछ बात मान ली कि पैंडेमिक है, कोरोना वायरस आया है, आपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, ये अच्छी मूव है कि टीचर पर बर्डन नहीं पड़े, स्टूडेंट पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। बट आप 11th-12th के या 9th-10th के क्राइटेरिया को नहीं मैच कर सकते जब स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठेंगे। मे बी लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नीट स्टूडेंट जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी दाखिला करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब उनसे तो लेमार्क के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ के चीज़ के लिए तो कोई बात नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट का अगर सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जा रहा है तो उसे बढ़िया तरीके से सरकार को देखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लेमार्क के बारे में या फंक्शनिंग ऑफ आई के बारे में, ये 11th-12th के बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा। मैंने बात समझ लिया कि टाइम भी कम है, स्टूडेंट को पढ़ाना भी ज़रूरी है, टीचर भी ज़्यादा फास्ट रिले में नहीं पढ़ाए कि जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हट जाए। बट व्हाट अबाउट जेई, व्हाट अबाउट नीट एंड व्हाट अबाउट अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गोल्डन बर्ड विंग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई, ये हमें ब्रिगेडियर एवेंस ने हमें बताया है। जब उन्होंने इस बर्ड की लेंथ नापी तो वो 194 mm निकला। और जो उन्होंने जो लेंथ नापने का जो प्रोसीजर यूज़ किया है कि जो थोरैक्स है, जो बॉडी में थोरैक्स होती है, वहाँ से लेके टिप ऑफ द विंग तक उन्होंने मेजरमेंट किया और उसे डबल कर दिया। ये राइट वे होती है किसी भी
एनिमल को या किसी भी स्पेसिमेन को मेजरमेंट करने के लिए। बट कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं या कुछ जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो कंट्रोवर्शियल मेथड यूज करते हैं कि स्पेसिमेन को पिन कर वो इंटायर लेंथ को मेज़र कर लेते हैं। तब कि हम जो ब्रिगेडियर एवेंस ने है वो रिकॉर्ड किया है राइट मैनर से, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हिमालयन बटरफ्लाई है गोल्डन बिंग बर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम बायसा पॉलीइक्टस है, उसे इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई उन्होंने बता दिया, क्योंकि इसकी जो साइज है 194 mm है। और जो पिछला जो लार्जेस्ट था जो कि फीमेल ही थी, वो साउदर्न साइड में सिचुएटेड ज़्यादा मिलती है, उनकी साइज 190 mm थी। यहाँ तक हम मेल की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 106 mm है। कल एक रिपोर्ट में जहाँ पर एलजी पॉलीमर जो कंपनी थी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास, वहाँ पे जो गैस रिलीज हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, स्टायरीन मोनोमर गैस जो लीक हो गया था, उसके बारे में कल रिपोर्ट आई। 4000 पेज की रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया कि फॉल्टी फंक्शनिंग कंपनी की जो इक्विपमेंट थी वो फॉल्टी थी, और जो पुअर डिज़ाइन है, स्टोरेज टैंक की डिज़ाइन बढ़िया नहीं थी, एडिक्वेट रेफ्रिजरेशन नहीं था, कूलिंग कैपेसिटी और कूलिंग सिस्टम भी बढ़िया नहीं था, प्रोटोकॉल भी बढ़िया नहीं था, वहाँ के जो मज़दूर थे उन्हें बढ़िया से अवेयरनेस नहीं दिया गया था कि आप इस तरह से कैसे बचें इफ़ एनी इंसिडेंट हैज़ हैपन, जिसके कारण हमारे देश के 12 जो मज़दूर लोग हैं उनकी हत्या हो गई या उनको जान गंवाना पड़ा, और 550 लोग जो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई इस गैस लीक के कारण, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जानवर की भी जान चली गई। तो इसे हमें एक चीज़ समझना होगा कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो ये प्रोटोकॉल अभी जो रिपोर्ट में सामने आई कि जो डिज़ाइन बढ़िया नहीं था, एडुकेट रेफ्रिजरेशन नहीं था, कूलिंग सिस्टम बढ़िया नहीं था, सर्कुलर मिक्सिंग सिस्टम बढ़िया नहीं था, तो आखिर हम मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये सब प्रोटोकॉल को हमें बिल्कुल सही से मेंटेन और सही से स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना होगा। ये हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, वरना कभी भी इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा। हमें इस चीज़ को पूरी स्ट्रिक्टली तरह से एक कानून के तरफ से इसे कर देना चाहिए कि इस प्रोटोकॉल को सारे कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। F1 वीज़ा स्टूडेंट कैन नॉट टेक ऑल क्लासेस ऑनलाइन यूएस। F1 वीज़ा आखिर क्या होता है? जो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट होते हैं उसे F1 वीज़ा मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और M1 जो होते हैं वो वोकेशनल स्टूडेंट होते हैं, उनको M1 वीज़ा दिया जाता है। यूएस का कहना है कि जो भी स्टूडेंट जो F1 वीज़ा के तहत हैं उन्हें जो ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से लेंगे, उन्हें अब कंट्री में नहीं रखा जाएगा ड्यू टू पैंडेमिक। इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, इंडिया के करीब 2 लाख स्टूडेंट यूएस में हैं जो कि सेकेंड नंबर पे आते हैं, और यूएस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर किसी देश से आते हैं तो वो चाइना से हैं। यूएस ने इस चीज़ को अनाउंसमेंट तब किया जब ट्रंप ने H1B वीज़ा को भी कैंसिल किया था। वो वीज़ा सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है। इंडिया ऑफिशियल ने इस इशू को राइज किया था यूएस काउंटर पार्ट से कल के दिन, और उन्होंने ये जो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हुआ था, ये वर्चुअल मीटिंग में फॉरेन ऑफिस कॉन्सिलेशन में इन्होंने इस इशू को उठाया है, और इस पे अभी न्यूज़ ट्रांजिशन में है। ये आगे जैसे ही हमें पता चलेगा मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप इस आज के करंट अफेयर की पीपीटी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं एक नया पेज टेलीग्राम पे बनाकर आप सबके लिए मैं वहाँ भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस पीपीटी को और इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू।